हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भर एकेडमी। नाउ स्टूडेंट, अब आपने देखा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन से देखा था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर देखा था आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर आपने देखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका ए किस में चेंज हो जा रहा है? जी में चेंज हो जा रहा है। तो ले लीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस आ जाएगा यहाँ पर जी टी। ठीक है। कब? जब आपकी बॉडी क्या जा रही है? ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी कब होगा? जब बॉडी आपका नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है। दूसरा आपका ये किस में चेंज होगा? s चेंज हो जाएगा हाइट में। ठीक है। एस किस में चेंज हो जाएगा? हाइट में, जो कि होगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कब का केस? जब आपकी बॉडी नीचे आ रही है। एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। फिर तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या आएगा? जी एच। ठीक है। कब? जब आपकी बॉडी नीचे ऊपर से नीचे आ रही। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh कब? जब आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका मोशन आपका चेंज हो जाएगा। किसके टर्म में? जी और एच के टर्म में मैंने चेंज किया। बाकी फॉर्मूला सारे सेम है, कोई भी डिफरेंट आपको फॉर्मूलाज में नहीं होगा। ओके। नाउ स्टूडेंट, अब हम एक तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। क्या क्वेश्चन है? ए कार फॉल। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है, ए कार फॉल ऑफ a ledge and drop to the ground in 0.5 second if या let g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, what is its speed on the striking the ground? Second, what is its average speed during the 0.5 second? एंड थर्ड इज हाउ हाई इज द लेस फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि आपकी कोई कार है। ठीक है। वो नीचे गिर रही है। अब नीचे गिर रही है तो उस वो ले रहा है, उतना टाइम ले रहा है 0.5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या दिया है। गिवन है टाइम t 0.5 ऑफ सेकेंड। ठीक है। जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आपने निकाला था अभी कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड। दोनों को आप लिख सकते हो इक्वल, क्योंकि राउंड ऑफ लगभग है। अपने राउंड ऑफ क्या दिखा? अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो पहले वाला एक अंक से बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे ये आपका 9.8 है, 5 से ज़्यादा तो आगे वाला 10 में हो जाएगा। तो यही लिया हुआ। ठीक है। एंड आपका ये बॉडी गिर रही है नीचे, तो इसलिए आप यहाँ पर जी ले लो, अदरवाइज आप ए लेते हैं। ठीक है। एंड फिर आप देख रहे हो व्हाट इज स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से धरती से जैसे टकराएगी तब स्पीड क्या होगा? अब ये सोचो कि आप बोलो कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसको लेते हैं आप u। आपका आ रहा है। ठीक है। आ रहा है तो मतलब किससे स्टार्ट करेगा? शुरू से स्टार्ट करेगा। शुरू से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल क्या है? 0। ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता, तो वो आपको निकालना है। फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता है, वो आपको निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली आपको करना क्या है? आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है।
कब वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द अर्थ, स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग द अर्थ, अर्थ से टकरा रहा है तो कौन सा, आपके पास थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। आपकी कार ऊपर से नीचे गिर रही है, तो ऊपर से नीचे गिरेगी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये बना। अब आप इसमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लगा सकते हो, या तो ये लगा सकते हो या तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। बट इसमें आपको हाइट नहीं पता तो ये भी नहीं लगा सकते, ये तो डेफिनेटली नहीं लगा सकते, या ठीक है, या तो यहाँ से आपका हाइट निकलेगा भी तो ये नहीं, क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो लगा दीजिए। सो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू कितना 0, g की वैल्यू कितनी है 10 एंड t की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5, ठीक है। इसका यूनिट क्या आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका g का, टाइम का यूनिट क्या होता है आपका सेकेंड, ठीक है। तो 10 इंटू 0.5 कितना बचेगा, v इज इक्वल टू बचेगा बेटा 5 मीटर। सेकेंड को मैं ऊपर ले जाती हूँ, सेकेंड -2 सेकेंड +1, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या बचा 5 मीटर सेकेंड -2 +1, ठीक है, या 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका फाइनल वेलोसिटी आपको मिल गया। ओके स्टूडेंट, सो हमने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पे आपका एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम ले सकते हैं सेकेंड पार्ट। अब सिमिलरली एट 0.5 सेकेंड मीन्स कि आपका गाड़ी क्या है गिर गई है, ठीक है, गाड़ी गिर गई है। तो अब यहाँ पर जो आप क्या निकालोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या देखा आपने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बाय 2, ठीक है। एट आप क्या देख रहे हो 0.5 सेकेंड, u कितना आपका 0, v आपने निकाल दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, कितना आएगा 0 + 5/2। सो स्टूडेंट अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 2.5, यूनिट क्या है इसकी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये निकल गया एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या निकाल सकते हो, थर्ड पार्ट आपको बोला गया है हाइट, ठीक है। हाइट निकालने के लिए मीन्स आपका जो गाड़ी है कितने ऊपर से गिरी, ठीक है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्या है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। u इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 1/2 जी कितना आपका 10 इंटू t की वैल्यू कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर। सो निकाल दीजिए, ये आएगा 1/2
इंटू 10 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आएगा? 0.025। सो कितना आ जाएगा इसका? 0.25। ओके, 0.25 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट कितना आएगा? 2.5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, या 2.5 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 1.25। यूनिट क्या आएगा इसका? वो आप देख सकते हो, यूनिट यहाँ से निकाल सकते हो कि यूनिट जो जी का यूनिट आया था वो आया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जीरो हो गया। इंटू टाइम, टाइम क्या आ जाएगा आपका? सेकेंड स्क्वायर, डबल टी है, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, तो हाइट कितना है आपका? 1.25 मीटर। तो इतने हाइट से आपका गाड़ी गिरी हुई है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको फॉर्मूलाज पता है एंड पता है सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में आप यू लोगे, कौन सी सिचुएशन में आप वी लोगे और कब आप जी लोगे, ए लोगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। सो स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड and rise to a height of 10 meter. Calculate the velocity with which the object was thrown upward, and second is the time taken by the object to reach the highest point. ठीक है, आपका एजुम्पशन क्या है? ठीक है, अरे यार मामा। ओके स्टूडेंट, सो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे थे लाइक कैच की, मैंने यहाँ एज्यूम करा कि कोई बॉल है, इसमें ऑब्जेक्ट की बात करिए तो मैं यहाँ पर बॉल को लेकर चलती है, बॉल है, ठीक है, इसको आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है। ओके, नाउ अब ऊपर जाने के बाद कुछ ना कुछ वो हाइट लेगा। ये आपने लेट सपोज की हाइट मान दिया कि h हाइट तक जा रहा है, एंड आपको क्या एज्यूम लगता है कि ये जो बोला गया कि बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो कभी आपका बॉल यहाँ पर भी होगा, कभी आपका बॉल यहाँ लास्ट में यहाँ जाके आपका पहुंचेगा, लेकिन आपको बोला जा रहा है फेंका जा रहा है, ठीक है, तो फेंका जा रहा है तो अभी यहाँ पर पहुंचा नहीं है, तो पहुंचा नहीं है तो जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि आप लेते हो v, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v हो गया जीरो, क्योंकि अभी बॉल आपकी यहाँ इस जगह से ऊपर नहीं पहुंचा, इसको आपने माना ए पॉइंट, इसको माना बी पॉइंट, इसको माना सी पॉइंट, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी था जो कि अभी हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको आप थ्रो कर रहे हो तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो u कैलकुलेट करना है, एंड फिर h कैलकुलेट करना है, एंड फिर टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम तीनों फॉर्मूलाज को लिख लेते हैं, देन उसके बेस पे हम बताएंगे कि हम कौन सा इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है आपका v इज इक्वल टू u। अब ये बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या आएगा? माइनस का gt, ठीक है, एंड फिर सेकेंड एस की जगह h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a h, या a की जगह जी एच। ओके, नाउ अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर फेंकने में कितना वेलोसिटी लग रहा है। सो स्टूडेंट, तीनों फॉर्मूला में आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? आपको गिवन इसमें और क्या क्या है? गिवन है h इज इक्वल टू 10 मीटर गिवन है, ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो? आपको v ये गिवन है, ये नहीं पता है, और ये तो आपको ऑटोमेटिक पता रहता है, g इज इक्वल टू क्या होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आपको पता रहता है, तो ऑब्वियसली आप u की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ले लीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h,
v की वैल्यू क्या है 0, तो 0 u स्क्वायर माइनस 2g h, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इसको उठा के आप इधर ले जाइए तो क्या आएगा 2gh इज इक्वल टू क्या आएगा u स्क्वायर, या आप लिख सकते हो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो क्या होगा इसमें 2g की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 10, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 196, ठीक है। तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका 196। तो u की वैल्यू आप निकाल सकते हो, u की वैल्यू क्या आएगी रूट ऑफ, इधर स्क्वायर था तो उधर क्या होगा स्क्वायर रूट 196, एंड 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो u इज इक्वल टू आएगा इसमें 14। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी मिल गई है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो आपका क्या हो गया 0 है। एंड अब आपको बताना है कि यहाँ से लेके ए से बी सी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा वैल्यू पता है। हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखिए यू पता है आपको, एंड जी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली रख लेते हैं। तो लगा दीजिए एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या था v इज इक्वल टू u माइनस जी ऑफ टी, ओके। v कितना आपका 0, u कितना है 14, माइनस g कितना है 9.8, या यहाँ पर 10 लेके चलो, ठीक है। हम यहाँ 10 लेके चलेंगे अभी, क्योंकि मैंने बताया था g की वैल्यू आप अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो, या तो आप यही रहने दो, ठीक है। एंड इसको आप इधर ले जाइए, क्या आएगा 9.8 ऑफ t इज इक्वल टू कितना बचेगा 14, तो t इज इक्वल टू क्या बचेगा 14 बाय 9.8, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका जो टाइम आएगा लगभग आएगा t इज इक्वल टू 1.42 सेकेंड, ये आपका इतना टाइम ए से सी तक पहुंचने में लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना इजी है आपको, हाँ बस आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है और हमें करना है क्या, ओके। सो स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो हम इसका बोल सकते हैं कि ए पार्ट का जो मीनिंग आएगा, ठीक है, क्या आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्स या ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट it reaches up to the center of object, center of earth due to gravitational pull, gravitational पुल या फोर्स, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आपके कुछ हाइट तक आपका हाइट से गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा अर्थ के सेंटर की ओर जाएगा, क्योंकि उस पर क्या वर्क करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा जो कि अनसीन फोर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मीनिंग क्या होगा रेट ऑफ इंक्रीमेंट in velocity with respect to time, with respect to time
अंडर द एक्शन ऑफ फ्री फॉल, एक्शन ऑफ फ्री फॉल, उसको क्या बोलोगे आप, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कब, जब ऊपर से बॉडी आपकी नीचे गिर रही है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आप पढ़ चुके थे, बस जस्ट मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मास एंड वेट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दिखने में तो दोनों सेम लगते हैं, हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है या लटकाए हुआ है, देखने में तो हमें लगभग सेम लगता है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। तो मास बेसिकली क्या होगा, मास इज ए क्वांटिटेटिव measure of inertia, measurement of inertia, measurement of inertia। अब इसका मीनिंग क्या है, इतना बड़ा सा मैंने सेंटेंस तो लिख दिया, अब इसका मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आपको ये टेबल, ये स्टूल दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर हमने बनाए हुए हैं, तो इसको स्टूल पे मैंने क्या रखा हुआ है, एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डायग्राम मान देती हूँ ए, इसको डायग्राम मान दिया मैंने बी। ठीक है, अब स्टूल पे बॉल रखा है, तो बॉल रख दिया, उसके बाद में उस पर छेड़खानी नहीं कर रहे हो, तो इस केस में आपका बॉल क्या है कि रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, विदाउट, जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक जगह पे रखा है, तो आपका जो बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन पे है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगी, लाइक एज कि मैं अगर इधर से फोर्स लगाना शुरू करूंगी, तो जो बॉल है वो खिसक के कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, या इसके अलावा वो नीचे भी आपकी बॉल गिर सकती है, जैसे इस तरीके से बॉल आपके यहाँ जाएगी। तो अब क्या देख रहे हो कि फोर्स लगाने के बाद बॉल एक मोशन में आ जाती है, एक गति में आ जाती है। ठीक है, तो इसको ही बोला जा रहा है इनर्शिया, कि अगर आपका बॉडी में अगर रेस्ट पे रखा है तो रेस्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ही बोलेंगे इनर्शिया। तो आपका जो मास होता है, मास बेसिकली एक इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब जो आपका फोर्स आएगा, बेसिकली आप अगर इस पे जो फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा। मीन्स कि अगर आपका फोर्स ज्यादा है तो आपका मास भी ज्यादा होगा। सो बेसिकली अगर आपका मास ज्यादा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा, और अगर मास कम है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आता है पॉइंट कि आपका वेट क्या होता है। ठीक है, एंड इसका जो मास का यूनिट होता है, जो बेसिकली हम लेते हैं, मास का जो यूनिट होगा वो होगा केजी, किलोग्राम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मास। अब बात आती है वेट। उसी मास को, जो वो जो बॉडी है उसको ही आपने लटका दिया या ऊपर से नीचे फेंक दो, तो वहां पर आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। अगर आप अर्थ के सरफेस पे उसे फेंक रहे हो तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा। कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, तो उसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्क करेगा। ठीक है, सो अब इस केस में होगा लाइकेज की जो मास है, जो कि हमने यहाँ पर लेके चल रहे लाइकेज, ये मास ले लिया आपने एम, यही बॉल है सैम, इसको मैं इस तरीके से लटका दिया, तो जैसे मास आपका है लटका दिया ऐसे, एम मास को लटकाया, तो इस पे आपको जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे को लगेगा, और ये क्या आपका होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा आपका, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि आपने देखा था पहले कि आपका F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा था, mg के इक्वल ही आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये जो फोर्स है m पे भी डिपेंड कर रहा है, ये जो फोर्स है g पे भी डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, आपने देखा है कि यहाँ पर इन वेट के केस में जो हम ले रहे हैं, सेकंड केस, वेट के केस में फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एम इंटू जी। एम क्या आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैं फोर्स को उसको कन्वर्ट कर दूंगी, वेट को रिप्रेजेंट करूंगी डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इंटू जी। अब दैट मीन्स आपका जो वेट इज इक्वल टू ये हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, वेट डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड करेगा। वेट डायरेक्टली डिपेंड ऑन जी। अब इसका मीनिंग क्या है, मास क्या आपका कांस्टेंट है। एक चीज और नहीं बताया था, मास आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट वेट आपका चेंज होता है। कैसे, आप इसमें बोल सकते हो, मास नेवर चेंज, मास नेवर चेंज place to place, like as it remain constant at the earth or at moon or at another satellite या planet। सब जगह जो मास रहेगा अनदर प्लेनेट, तो सब जगह जो मास रहेगा कांस्टेंट रहेगा, मास आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, बट वेट ऑलवेज चेंजेस, ऑलवेज चेंज प्लेस टू प्लेस। जब एक जगह से दूसरी जगह तक आपका जो वेट होगा वो चेंज होगा। उसका रीजन क्या है कि आपका वेट कैसे चेंज होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो वेट है वो जी पे भी डिपेंड कर रहा है। और जो जी की वैल्यू आई थी आपकी, जी इज इक्वल टू कितना था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके केस में था, अर्थ के केस में, कि अर्थ में आपकी जी की वैल्यू मिलती है, जो कि आपको मिला था कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपका एक और इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, बट क्या होगा कि जो जी की वैल्यू है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, कि अगर जितना ज़्यादा रेडियस चेंज होगा जी की वैल्यू भी उतना ज़्यादा ही चेंज होगा। इसका मतलब जो जी की वैल्यू है जितना अर्थ पे है बाहर भी उतना होगा। नॉर्मली जो बाहर है जी की वैल्यू वहाँ पर होती नहीं है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो केवल अर्थ में ही काम करता है। ओके, एंड स्टूडेंट, आप देखते हैं कि अर्थ में तो आपका जीव वर्क करता है, लेकिन अदर जो प्लेनेट है, अदर सैटेलाइट्स है, वहाँ पर आपका जीव वर्क नहीं करता। अगर जीव वर्क करता तो वहाँ पर कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं करती, वो इजीली नीचे गिर जाती है। या लाइक इसकी अगर आपने मूवी देखी होगी, न्यूटन वाली मूवी, जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि उस मूवी में वो खाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वो खा नहीं पाते हैं। उसके लिए वो पाइप फिट करते हैं मुंह में। उसका रीजन ये होता है कि जो खाना है पाइप फिट करने के अंदर चला जाए, अदरवाइज वो खाना पानी वो सारा क्या कर रहा है, फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो जी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो कि वेट जी पे डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग आपका प्लेनेट पे वेट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हो कि लाइक मैं मून की बात करूँ तो मून में आपका जो वेट होगा अर्थ के कंपैरिजन कम होगा या ज़्यादा होगा, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों को वेट एंड मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेट मास पे डिपेंड करता है, लेकिन वो वेट आपका चेंजेस होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके,
हेलो स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। आपका मून में ऑब्जेक्ट का वेट कितना क्या होगा, तो मैं कंपैरिजन करती हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक बार अर्थ में देखती हूँ कि उसका वेट कितना आएगा, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को मैं मून में रखती हूँ, देन उसका वेट देखती हूँ। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने लिया ये बॉल, क्योंकि यहाँ पर ये आपको बॉल दिख रही होगी। ठीक है, बॉल का जो मास यहाँ पर लिया है मैंने, लाइक एज ये ले लिया m। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉल का जो मास लिया है वो भी लिया है m, दोनों का मास मैंने लिया सेम। ठीक है, अब जैसे ही इसमें आपका क्या होगा, वेट लगेगा, सेंटर की ओर वेट लगेगा, ये वेट लगा बॉल का, तो सिमिलरली आपका यहाँ पर भी वेट लगेगा, बट जरूरी नहीं कि सेंटर की ओर लगे। एंड अब आप यहाँ पर मुझे वेट मेजर करना है एंड यहाँ पर वेट मेजर करना है। ठीक है, तो आप ले लीजिए, तो क्या आएगा, सपोज एन ऑब्जेक्ट या आप उसको बॉल बॉल ले सकते हो, whose mass is m। okay, next put this object at the surface of earth and moon। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ले लीजिए, सपोज मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून आर। अर्थ का जो मास ले लिया आपने, ले लिया me। ओके, मून का मास ले लिया m। अर्थ का जो रेडियस ले लिया वो ले लिया re, एंड मून का जो रेडियस ले लिया ये ले लिया आपने rm रिस्पेक्टिवली। एंड weight of object at moon and earth are wm and we। समझ में आया? मैंने क्या लिया, अर्थ का जो मास लिया है वो me लिया है, मून का जो मास लिया है वो लिया m, अर्थ का जो रेडियस लिया है वो लिया re, मून का जो रेडियस लिया है वो rm, एंड अर्थ पे बॉल का जो मास है वो ले लिया मैंने we, और मून पे बॉल का जो मास है वो है wm। ठीक है, तो आप इसमें से कंसीडर कर दीजिए, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया r ऑफ e। इसका रेडियस क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, r ऑफ m। बॉल का जो वेट है वो क्या है यहाँ पर, w ऑफ e। यहाँ पर क्या है, w ऑफ m। अब आपको ये निकालना है एंड ये निकालना है। एंड स्टूडेंट, आपने वेट का फॉर्मूला क्या निकाला था, वेट w इज इक्वल टू m इंटू जी। जी की वैल्यू क्या देखी थी आपने, m, ये क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वेट का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बचेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो अब ले लीजिए यहाँ से, सबसे पहले हम निकालेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ। अर्थ पे निकाल लेते हैं, अर्थ पे कितना आएगा, तो अर्थ पे निकालने के लिए आपने ये ले लिया W ऑफ E। ठीक है, G क्या आपको कांस्टेंट है, M लोगे आप E,
और ये जो बॉल है दोनों जगह मैंने सेम लिया, मैं पहले बोली हूँ दोनों जगह बॉल क्या लिया, सेम लिया, तो ये m ले लिया अपॉन रेडियस क्या लिया आपने, r ऑफ e का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। हमें इसमें मास ऑफ द अर्थ पता है कितना होता है, मास ऑफ अर्थ me यह 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, या आपने लिया था इसको अप्रॉक्स 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये कितना लिया था, 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, या आपने इसको भी लिया था 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि मैं ये राउंड ऑफ करके अभी तक हम लेके चले थे, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए इसमें वैल्यूज। एंड स्टूडेंट आपके माइंड में ये चीज़ भी क्लिक होना चाहिए कि मास ऑफ द बॉल हमें नहीं पता है, क्योंकि मुझे दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब आप देखिए मास ऑफ द बॉल के कैसे हम इसमें से हटाते हैं। तो देख लीजिए, तो W ऑफ E इज इक्वल टू कितना आएगा, G को भी हम ऐसे ही रखते हैं, ME कितना है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, M को भी ऐसे ही रहने देते हैं अपॉन 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो W ऑफ E, ये स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत करना है, ये मास है ये मीटर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, और GM को मैं एक साथ लेके चले जाती हूँ अपॉन 6.37 प्लस 6 इंटू 6.37 ये आएगा 40.57 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करोगे, इसको और इसको आप जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, सो ये रिजल्ट आएगा 0.4739 इंटू 10 की पावर 24, नीचे से गया 10 की पावर -12, ये हुआ 6 + 6। ठीक है, एंड यूनिट क्या बचा, kg पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ तो हमारा G और M था ही। ठीक, सो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा 0.14739 इंटू 10 का 24 -12 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू GM। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0.14739 इंटू 10 12 24 में से 12 गया, कितना बचेगा आपको 12 बचेगा kg पर मीटर स्क्वायर GM। ठीक है, तो इसका 10 रेज के पावर 2 में इधर दे दूंगी, मीन्स 100 दे दूंगी, तो यहाँ कितना बचेगा 10 की पावर 10। ठीक है, तो ये कितना है 100 जैसे मैं इधर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा 14.739 इंटू 10 की पावर 10 kg पर मीटर स्क्वायर GM। ठीक है, तो ये आपका आ गया मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून। ठीक है, तो निकाल देते हैं, निकाल दीजिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून कितना आएगा W ऑफ M, क्या फॉर्मूला बनेगा GMM M अपॉन RM स्क्वायर। ठीक है, GM एक साथ रहने दीजिए, MM मास ऑफ द मून कितना आया था आपका 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg। ठीक है,
एंड जी एम को हम एक साथ रहने देते हैं, अपॉन आर एम आएगा 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिखती हूँ। वो आएगा 2.431 इंटू 10⁻10 kg पर मीटर स्क्वायर जी ऑफ एम। जैसे कि आपने ऊपर वाला सॉल्व किया, नीचे वाला भी वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब निकाल दीजिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मून अपॉन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अर्थ। ठीक है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मून कितना है, 2.431 इंटू 10⁻10 kg पर मीटर स्क्वायर जी इंटू एम अपॉन क्या आएगा, वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ। तो ये कितना आया था, 1.474 इंटू 10⁻10 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू जी एम। जी एम से जी एम कैंसिल, kg पर मीटर स्क्वायर से kg पर मीटर स्क्वायर कैंसिल, 10⁻10 से 10⁻10 कैंसिल। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रख दीजिए। डब्ल्यू एम कितना आपका 2.431 इंटू 10⁻10 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन ये कितना आया था 14.74 इंटू 10⁻10 kg पर मीटर स्क्वायर इंटू जी एम। तो आप क्या देखते हो, एंड स्टूडेंट आप इसको लिख सकते हो रिजल्ट। सो स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.165 और ये आएगा 1/6। ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट आया डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू आएगा 1/6। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हो कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मून, मून में जो वेट है वो क्या आएगा 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ। आप क्या देखते हो, पूरा 1/6 पार्ट हो जाता है इसका। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो बॉल तो एक ही था, लेकिन आपका ये अर्थ से मून पे जाते जाते वो बॉल का जो वेट है वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, उसका 1/6 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, मास आपका चेंज नहीं होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसके बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको ले लिया आपने लाइक एज एम, वो आपका है 10 kg एंड वेट ऑन द अर्थ क्या था, m इंटू जी, और अर्थ में g की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो ले लीजिए 10, g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, यूनिट क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन, क्योंकि आपको बोला गया था जो वेट का यूनिट आएगा वो क्या आएगा, फोर्स के यूनिट के इक्वली आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 98 न्यूटन वेट लगेगा ऑब्जेक्ट पे। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में नहीं थी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है अर्थ पे वो 10 न्यूटन का है और उसी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना वेट होगा। ठीक है, तो आपको जो गिवन है इसमें क्या गिवन दिया है,
सो गिवन वेट ऑन अर्थ कितना आपका 10 न्यूटन, ओके, एंड वेट ऑन मून जो कि लेते हैं आप WM, क्या था 1/6 पार्ट ऑफ वेट ऑन मून, ठीक है। तो ये कितना आएगा 10/6 कितना आ जाएगा, सो ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 1.6 न्यूटन। तो आप क्या देख सकते हो कि अर्थ में 10 न्यूटन था, उसी ऑब्जेक्ट का मून में जाते जाते जो उसका वेट हो गया है वो कितना हो गया 1.6 ऑफ न्यूटन।